अस्सलामुअलैकुम। CLI डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से नोमान फारूक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ने डेप्रिसिएशन की जो बेसिक वीडियो थी और जिसमें मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्ट्रेट लाइन मेथड और जो सेकंड वीडियो उस कॉन्टेक्स्ट में बनाई जिसमें मैंने डिमिनिशिंग मेथड समझाया, उसे स्टूडेंट ने बहुत पसंद किया और काफ़ी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर क्लियर भी हुए। आज की वीडियो के अंदर मैं डेप्रिसिएशन का, जब हम फिक्स एसेट को डिस्पोज कर देते हैं या एक्सचेंज करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं, तो किस तरह से गेन या लॉस निकालेंगे और किस तरह से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। आज की वीडियो में एक एग्जांपल के साथ ये समझाऊंगा, प्लस एक पास्ट पेपर का सवाल भी सॉल्व करवाऊंगा। ये जो वीडियो है ये ACCA के F3 के अंदर डिस्पोजल का बाकायदा पूरा एक केस है। बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन के टॉपिक में फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्पोजल वाला एरिया, डिस्पोजल और एक्सचेंज वाला एरियाज आते हैं। OA लेवल्स की अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। BBA और MBA में भी इसकी एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें, और CLI डिजिटल एकेडमी को अपने सर्कल में ज़रूर प्रमोट कीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिव क्वालिटी एजुकेशन विद कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के साथ देना है। चलें स्टार्ट लेते हैं आज की वीडियो। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, मेरे पास मशीन है 5 लाख की। एक्यूमुलेटेड डेट मीन्स मैं इसे इस्तेमाल कर चुका हूँ 3 लाख। केस 1, केस 2, केस 3 तीनों अलग अलग केस हैं। केस 1 में मैंने मशीन को बेच दिया, सेल प्रोसीड किया, यानी कि बेचा 1,50,000 रुपये में। आपसे सवाल में पूछा जाएगा व्हाट इज गेन और लॉस। इस मशीन को बेचने पे क्या गेन हुआ या क्या लॉस हुआ। स्टार्ट करते हैं केस 1 को सॉल्व करना। कैलकुलेशन फॉर गेन और लॉस। अगर आपके कॉन्सेप्ट बन गए ना, फिर जब मैं पास पेपर करवाऊंगा यकीन करें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट है मेरी कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपए। ठीक हो गया जी, मशीन की कॉस्ट आ गई। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेट, जितना मैं यूज कर चुका हूं। एक्यूमुलेटेड डेट कितना है मेरा? एक्यूमुलेटेड डेट सवाल में दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी बुक वैल्यू, जिसे मैं कैरिंग अमाउंट भी कहता हूँ, जिसे मैं रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहता हूँ। ठीक है, मेरे पास आ गई बुक वैल्यू 2 लाख रुपए। ये आ गई मेरे पास, ये मेरे पास आ गई बुक वैल्यू। ठीक है, अब मैंने इसे बेचा, यानी कि सेल किया। सेल प्रोसीड मीन्स इसे खत बेच दिया जाकर। सेल प्रोसीड कितने में बेचा मैंने? 1,50,000 रुपये। अब कंपेयर करेंगे, मेरी चीज थी 2 लाख की, मैं बेच इसे रहा हूँ 1.5 लाख रुपए में। मेरी बुक वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। अब मैं 5 लाख से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि 5 लाख की जो मशीन थी उसमें 3 लाख तो मैं यूज कर चुका हूँ ना। तो जो किताब में वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू आ रही है, वो 2 लाख आ रही है, और मैं इसे जाके बेच रहा हूँ मार्केट में 1.5 लाख रुपए में। तो इसका मतलब मुझे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 50,000 का लॉस ऑन सेल। जो मैंने माल बेचा या मशीन बेची मैंने, इसके ऊपर मुझे लॉस हुआ 50,000 का। अब हम आते हैं इसके डेबिट क्रेडिट पर। इसका डेबिट क्रेडिट किस तरह होगा, मैं साइड में लिखता हूँ, फिर मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट, मशीन को मैंने बेच दिया तो मशीन मेरा एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, मैं लिख देता हूँ क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेट, जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन की, एडजस्टिंग एंट्री तो बनाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है।
यानी कि एक्यूमुलेटेड डेब्ट क्रेडिट होता है। जब मशीन बेच दी तो अब एक्यूमुलेटेड डेब्ट को रिकॉर्ड नहीं करना बल्कि इसको क्लोज करना है। तो जब रिकॉर्ड होता है तो क्रेडिट होता है, जब क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट होगा। बुक वैल्यू प्लस माइनस करके आई है, इसलिए इसके कुछ नहीं करेंगे हम। सेल प्रोसीड यानी कि बेचा, तो मेरे पास कैश आएगा। क्या आएगा मेरे पास, कैश। कैश मेरा एसिट है, एसिट आएगा तो डेबिट, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो अब डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, अब जरा देखिए आप, आपके पास कैश आया, ये अकाउंटिंग एंट्री है, साथ साथ बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। कैश आया आपके पास 1,50,000 रुपए, ठीक हो गया जी। एक्यूमुलेटेड डेबिट डेबिट हो जाएगा 3 लाख रुपए से, और क्या डेबिट होगा, लॉस डेबिट हो जाएगा, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा। लॉस डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा मेरे पास, मशीन मेरे पास से क्रेडिट हो जाएगी, मशीन क्रेडिट। ये क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 5 लाख। अब अगर हम डेबिट क्रेडिट देखते हैं तो ये मैच है, डेबिट में भी 5 लाख, क्रेडिट में भी 5 लाख। ये हमारी बन गई अकाउंटिंग। ये केस खत्म हुआ, केस 1। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में कह रहा है कि एक्सचेंज क्या विद सिमिलर मशीन। इसको यूं ले लें, मोबाइल की एग्जांपल ले लें। आपके पास एक मोबाइल है, आप इसे इस्तेमाल करके मार्केट में जाके बेच देते हो, तो ये केस 1 कहलाएगा, मतलब आपको पैसे मिल जाएंगे। केस 2 में आप ये ले लें कि मोबाइल गए आप मार्केट लेकर, वहां पर जाके आपने एक्सचेंज किया, कहा कि भाई ये मेरा मोबाइल ले लो, इसके अगेंस्ट में मुझे दूसरा मोबाइल चाहिए। तो ये वाला जो केस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाएगा, कि मींस आपने अपना मोबाइल दिया और एक्सचेंज किया नए मोबाइल से। यहाँ पे सेम यही एग्जांपल है कि मशीन को आपने एक्सचेंज किया दूसरी मशीन से। तो आपकी केस 2 की कैलकुलेशन में आ जाएगा, कैलकुलेशन फॉर गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज है, ठीक है। मशीन की कॉस्ट मेरे पास सेम यही रही, मशीन डेबिट, मशीन की कॉस्ट आ गई, ये बुक वैल्यू तक तो सेम रहेगा ना, यही मशीन की वैल्यू है, ये मेरी बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू आ गई। अब सवाल ये आता है कि एक्सचेंज में नई मशीन आपकी कितने की है, 7.5 लाख की। ट्रेड इन अलाउंस, ये यूं समझ लें कि आप मोबाइल दुकान पर लेकर गए, आपने कहा भैया ये मोबाइल देख के नया लेना है, और ये मोबाइल की वैल्यू आप क्या लगा रहे हो, तो उसने कहा भाई फला मोबाइल की वैल्यू 10,000 लेट सपोज। ये जो इसने वैल्यू लगाई ना, ये तो आपके हाथ में पैसे दिए नहीं है, ये वैल्यू एडजस्ट होगी आगे जाके नए मोबाइल से। तो इस वैल्यू को कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस। क्या कहा जाता है, यानी कि आपकी जो मोबाइल की वैल्यू लगाई थी इसने, उसे क्या कहेंगे हम, ट्रेड इन अलाउंस। क्योंकि आप एक्सचेंज करो, ये पैसे आपको देगा नहीं, या आपको एक वैल्यू लगा रहा है कि भाई आपका मोबाइल में इतने में लूंगा। सेम यहीं पे लॉजिक है कि आपके मशीन की जो वैल्यू, ट्रेड इन अलाउंस का मीन्स इतनी वैल्यू सामने वाले ने कही है कि भाई आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो इतनी है, 2,15,000। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपकी चीज कितने की थी, 2 लाख की, सामने वाले ने उसकी वैल्यू कितनी लगाई, 2,15,000 लगाई। यहां पर आपको हो गया गेन। क्या हो गया, गेन, नफा हुआ ना। आपकी 2 लाख की चीज थी, सामने वाला आपको कितने में दे रहा है, 2,15,000 में दे रहा है, ये माइनस में आंसर आ रहा है। तो आप इसको गेन को ब्रैकेट में बना दो, कोई मसला नहीं है, वो कैलकुलेशन इस तरह से सेट है इसलिए माइनस में आ रहा है। ये प्लस माइनस से गेन या लॉस नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। भाई मेरी चीज 2 लाख की है और इसकी वैल्यू 2,15,000 लग रही है, तो इसका मतलब 15,000 का मुझे फायदा हुआ ना, ये गेन कहलाएगा। अब कैलकुलेशन चलती रहेगी। नई चीज मैंने कितने की खरीदी है, 7.5 लाख की। यही एग्जाम्पल है, आपका मोबाइल 10,000 में लगाया उसने, और मैंने जो नया मोबाइल पसंद किया लेट सपोज वो 18,000 का था, तो मुझे ऊपर कितने पैसे देने पड़ेंगे, 8,000 ना, क्योंकि मेरी 10,000 की चीज उसने लगाई। नया चीज ले रहा हूँ वो 18,000 की है, 10,000 की तो पुराने मोबाइल से एडजस्ट हो जाएगी, और ऊपर 8,000 देने पड़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेके आ जाओ। अब यहाँ पे आप एडिंग डालोगे, कैलकुलेशन फॉर कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट कैसे निकाली, नई मशीन कितने की दे रहे हैं आपको, 7.5 लाख की। कितने की दे रहा है, 7.5 लाख की। और आपकी चीज कितने में ट्रेड हुई है, आपकी चीज कितने में ट्रेड हुई है,
आपकी चीज ट्रेड हुई है 2,15,000 में, तो ऊपर आपको कैश कितना देना पड़ा, जिसे कहा जाएगा कैश पेमेंट, या आपको कितना देना पड़ा, या आपको देना पड़ा 5,35,000। दैट्स इट। बहुत आसान कैलकुलेशन है। अब बाजू का सवाल में इस तरह से भी दे सकता है कि फॉर एग्जांपल ये नई मशीन की कॉस्ट ना दे, इसकी जगह आपको दे दे कि भाई नई मशीन की कॉस्ट नहीं बता, लेकिन हाँ ये पता है कि ये चीज 2,15,000 में दी है और ऊपर पैसे मैंने 5,35,000 दिए, यानी कि सवाल में आपको कैश पेमेंट दे दे और आपको कहे कि नई मशीन की वैल्यू खुद निकालो, तो फिर इस केस में दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि मेरी चीज 2,15,000 की और ऊपर मुझे देने पड़ रहे हैं 5,35,000 रुपए। अब हम आते हैं इसके डेबिट क्रेडिट पर। पुरानी मशीन जा रही है मेरी तो क्रेडिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेब्ट क्लोज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, बुक वैल्यू तो प्लस माइनस करके आई है, ट्रेड इन अलाउंस एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये तो ख्याली बात है ना, उसने एक वैल्यू लगाई थी, कहीं आना जाना नहीं हुआ ट्रांजेक्शन का। गेन हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस होता तो डेबिट हो जाता। नई मशीन आई तो डेबिट, ट्रेड का कोई काम नहीं और कैश ऊपर दिया तो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करो। मैं यहाँ पे एक अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा, बल्कि यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या क्या डेबिट होंगे। ये साइड में लिख दोगे तो आपके लिए पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। दो चीजें डेबिट हो रही है, न्यू मशीन कितने से डेबिट हो रही है, न्यू मशीन डेबिट हो रही है मेरी 7.5 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेब्ट डेबिट हो रहा है मेरा 3 लाख रुपए, ठीक हो गया जी। क्रेडिट हो रहा है ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन क्रेडिट हो रही है क्योंकि वो हमने सेल कर दी 5 लाख रुपए से। और क्रेडिट हो रहा है मेरा गेन, गेन ऑन मशीन 15,000 से। और क्रेडिट हो रहा है मेरी कैश पेमेंट ये रही। तभी मैंने कहा यहाँ पे लिख दोगे ना तो एंट्री बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे ये एग्जामिनर जब एंट्री मांगता है तो स्टूडेंट काफी फंस जाते हैं, तो कैलकुलेशन में दिमाग बना लिया करो डेबिट क्रेडिट का ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब ये डेबिट क्रेडिट मेरा मैच होना चाहिए, अगर ये मैच है तो इसका मतलब मेरा काम ठीक है। डेबिट पे आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे करके देख लेते हैं एक फॉर्मूले के जरिए। डेबिट क्रेडिट मेरा मैच है, इसका मतलब मेरा काम ओके है, ये मेरी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। ठीक है। अच्छा, कभी कभार मैं आपको एक सिखा दूं, कभी कभार कहता है सवाल में कहता है एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त, क्या कहता है एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त कहता है कि गेन को रिकॉग्नाइज करना है या गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करना। ये जो मैंने एंट्री बनाई है ना, ये कहलाता है गेन रिकॉग्नाइज किया है मैंने। रिकॉग्नाइज का मतलब गेन, गेन को अलग से शो करवाया। अगर कभी कहे सवाल में कि गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करना तो किस तरह से एंट्री बनेगी। एंट्री सेम है, मतलब कुछ मसला नहीं है, बस गेन को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। आप ये कभी कभी सवाल में कहता है कुछ ना कहे तो रिकॉग्नाइज ही करना, ठीक है। गेन को रिकॉर्ड नहीं करना, अब गेन 15,000 हट जाएगा, इसकी जगह क्या होगा, ये जो नई मशीन है ना, हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को 15,000 से कम कर देंगे। एक तरीके से गेन की वजह से नई मशीन की वैल्यू कम होगी, और अगर लॉस होगा तो नई मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्लस कर देंगे, अब एंट्री बैलेंस हो जाएगी 10,35,000, 10,35,000। तो मतलब अगर ये कहे नोट रिकॉग्नाइज तो हम गेन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि गेन का जो इम्पैक्ट होगा उससे क्या करेंगे, हम नई मशीन की कॉस्ट को कम कर देंगे। ये था मेरा केस। और केस 3 में कह रहा है डिस्काउंट, डिस्कार्ड विदाउट एनी वैल्यू। बाजू का ऐसा होता है, कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर एक मैनेजर 5 साल तक काम करता है तो गाड़ी जो इसको दी हुई है उसकी हो जाएगी, उसको कुछ भी पैसे नहीं देने। तो कंपनी पूरा पूरा फिक्स एसेट विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सेल प्रोसीड डिस्कार्ड कर देती है। अब ये केस 3 है। डिस्कार्ड का मतलब फ्री में दे दिया, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू कैसे होगी, गेन कैसे होगा, ये मैं ये कैलकुलेशन उठा रहा हूँ, यहाँ पे केस 3 में रख रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए डिस्कार्ड वाली कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये जो सेल प्रोसीड है ये जीरो है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिस्कार्ड कर दिया। सेल प्रोसीड के अंदर सेल यानी कि पैसे आएंगे,
अब डिस्कार्ड विदाउट एनी वैल्यू, डिस्कार्ड कर दिया मैंने, कुछ भी पैसे नहीं है, फ्री में डिस्कार्ड कर दिया, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी वैल्यू या विदाउट एनी कॉस्ट, तो सेल प्रोसीड मेरी जीरो है, ये पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। अब एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? सिंपल, मतलब डिस्कार्ड और ये सेम ही है, बस डिस्कार्ड के अंदर ये याद रखिएगा, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेट डेबिट, लॉस जो डेबिट होगा वो कितने से होगा? 2 लाख से। कैश तो होगा नहीं क्योंकि कैश नहीं आया, हमने बेचा नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेट डेबिट और लॉस हो जाएगा डेबिट, 2 डेबिट होंगे ना, जैसे मशीन जा रही है तो क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेट क्लोज हो रहा है तो डेबिट, बुक वैल्यू का कोई काम नहीं, सेल प्रोसीड कुछ भी नहीं है, और लॉस है 2 लाख, तो एंट्री बैलेंस हो गई। ये हमारा बन गया केस 3, ठीक हो गया जी। ये केस 3 की कैलकुलेशन है। अब मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर बने होंगे। अब जब मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ तो मुझे पता है कि स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये आपके सामने मौजूद होगा, आपने अब सवाल को सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट यही रखना है और सवाल में अप्लाई करना है। अब आप खुद देखें, जब मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा तो कितना आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास सवाल मौजूद है 5 ईयर का, बीकॉम के अंदर ही आया हुआ है पास्ट पेपर में। ये रहा मेरे पास सवाल मौजूद है, ये रहा सवाल, ठीक है। इसके अंदर मेथड भी है, तो सॉल्यूशन के साथ आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। खलील कंपनी यूज करती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मींस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर इट्स ऑफिस इक्विपमेंट। 40% का रेट है। 3 लाख की उसने मशीन खरीदी है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है सितंबर 1 2005 में। सेल्वेज वैल्यू दे रहा है 1/6 ऑफ द कॉस्ट। अच्छा, आप रिड्यूसिंग मेथड है या डिमिनिशिंग मेथड सेम ही है, इसके अंदर सेल्वेज वैल्यू का कोई काम नहीं होता, क्योंकि रिड्यूसिंग मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई होता है। तो स्क्रैप वैल्यू बिला वजह आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। ऑन जनवरी 1 2008 द इक्विपमेंट वाज डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब खत्म कर दिया। 3 केस है, डिस्कार्ड विदाउट एनी प्रोसीड यानी कि फ्री में दे दिया, सोल्ड एट अ लॉस, बेचा है नुकसान करके, कितने का नुकसान किया है? 45,000 का, और एक्सचेंज किया है, ऊपर इतने पैसे दिए, और जो आपको लॉस हुआ है ट्रेड इन लॉस, ये लॉस दिया हुआ है 5,000 का। आपको कह रहा है बुक वैल्यू निकालें, आप एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाएं और ज़रा डिस्पोजल की एंट्री बनाकर दिखाएं। अब इस सवाल को करेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। सबसे पहले इस सवाल को बनाएं, बुक वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे हम आराम से। डिमिनिशिंग मेथड है, ठीक हो गया जी। 2005 में मशीन खरीद, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है और 2008 की जनवरी में डिस्पोज हो रहा है, मतलब 2005 के 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि सितंबर में खरीदा है, ठीक है। 2005 के 4 महीने, 6 पूरा 7 पूरा, 8 तो है ही नहीं, 8 की शुरू में खत्म हो रहा है, तो मुझे कितने साल का डेप्रिसिएशन निकालना है? 5 का, 4 महीने का, 6 पूरा, 7 पूरा। डिमिनिशिंग मेथड है, तो देखिए मैं कैसे काम कर रहा हूँ। आपने हेडिंग डाली, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय रिड्यूसिंग मेथड। अच्छा जी, अब इसका फॉर्मूला क्या है? डेप पर ईयर निकालने का, डेप पर ईयर, डेप आप पूरा लिखिएगा, डेप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप इनटू मल्टीप्लाई बाय रेट। ये फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट मल्टी एक्यूमुलेटेड डेप माइनस कर दो और रेट से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका एक चार्ट बना लिया करो ताकि पेपर में आसानी रहे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, स्पीड से काम करना होगा। आपके पास ईयर है 2005, 2006 और 2007। सवाल आपने दिमाग में बना लिया कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे आपने लिख दिया टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप मल्टीप्लाई बाय रेट। यहाँ पे आ गया आपका डेप एक्सपेंस। आप ये कंप्लीट लिखिएगा, मैं समझाने के लिए शॉर्टकट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप। ये मेरा चार्ट बन जाएगा,
ठीक है। अब टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट कितनी है मेरी? 3 लाख। मशीन इक्विपमेंट स्टार्ट में लिया है तो वैल्यू 0 होगी एक्यूमुलेटेड डेट। 3 लाख माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट था 40%। कितना परसेंट है? 40%। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.4। 0.4 का मतलब 40%। ठीक है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई बाय प्रो रेट भी होगा क्योंकि सितंबर में लिया है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 4 महीने चली है तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। साल में 12 महीने होते हैं। डेप एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास 3 लाख माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया 40,000 डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप भी 40,000 हो जाएगा। अगले साल हम क्या करेंगे? अब पूरा साल चलिए मशीन और 0 की जगह आ जाएगा 40,000। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप निकाल लेंगे हम। ये आ गया 1,04,000 रुपये। ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप इसको और इसको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। इसके बाद अब एक्यूमुलेटेड डेप कितना माइनस हो जाएगा हमारे पास से? 144,000। ये हमारे पास आ गया एक्यूमुलेटेड डेप 144,000। ठीक हो गया जी। ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप बन गया। दैट्स इट। सवाल बहुत आसान होगा, आपने सॉल्व करना सही से सीखना है। ठीक है। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप आ गया। अब बुक वैल्यू भी कह रहा था निकाल लेना तो हमने बुक वैल्यू साथ में ही बना देते ताकि सवाल के मुताबिक पार्ट 1 सॉल्व हो जाए। साथ में बना दीजिएगा। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? साथ साथ बना दें। कॉस्ट में से, अच्छा कॉस्ट 3 लाख है, 3 लाख में से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप। ये बुक वैल्यू आती जाएंगी, मतलब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप को माइनस कर दो। इस साल के एक्यूमुलेटेड डेप को माइनस कर देना। इस साल के 2006 में ये वाला है, 2005 में ये वाला है। ये आ गया हमारी बुक वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हम आगे करते हैं काम। अब हमारा काम स्टार्ट हुआ जनवरी में। हमने मशीन को या इक्विपमेंट को सेल कर दिया। केस 1 कह रहा है डिस्काउंट इक्विपमेंट विदाउट एनी प्रोसीड्स। अपने केस 1 डाला। केस 1 डिस्कार्ड इक्विपमेंट विदाउट एनी प्रोसीड्स। ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला आपके जहन में होगा। कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट में से लेस कर देंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है हमारी? इक्विपमेंट की कॉस्ट थी हमारी 3 लाख रुपए। ठीक है। इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई 3 लाख रुपए। एक्यूमुलेटेड डेप कब बेचा है? 2007 में ना। एक्यूमुलेटेड डेप था 93,600 जो हमने निकाला, 93,600। ये जो इस साल का एक्यूमुलेटेड डेप। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बुक वैल्यू निकाल लेंगे। ये मेरे पास आ गई बुक वैल्यू 2,06,400। अब लेस क्या रहा है? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड्स विदाउट एनी है, यानी कि 0 में बेच दिया। जितनी बुक वैल्यू थी वो सारा का सारा क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। समझ आया? उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। ये आपका आ गया लॉस। अब इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें आप आराम से। मैं यहीं पे साथ साथ एंट्री बना देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। मैंने पहले बताया कि मशीन इक्विपमेंट गया तो क्रेडिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेट क्लोज करेंगे तो डेबिट, और लॉस हुआ तो डेबिट। 2 डेबिट होंगे। सबसे पहले डेबिट होगा लॉस और 2,06,400। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप होगा डेबिट 93,600 और इक्विपमेंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इक्विपमेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। कितने से हो जाएगा? 3 लाख से।
ज़बरदस्त हो गया यहाँ तक काम। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ और फिर केस 2 को देखते हैं। बोरियत तो नहीं हो रही होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो इसी तरह से होगा इंशाल्लाह। फिर जब सवालात भी सॉल्व करते जाएंगे तो जब आने लगेगा तो बड़ा मज़ा आएगा काम करने में। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 सवाल में दे रहा है सोल्ड एट अ लॉस। ये सेल प्राइस नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि भाई जो भी चीज़ थी वो बेच दी है, पता नहीं कितने में बेची है, लेकिन 45,000 रुपये का लॉस हुआ है और कैश पर बेची है। तो यही वाली चीज़ मैं इसको केस 2 को यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। ये केस 2 आ गया नीचे, हेडिंग डालेंगे हम कैलकुलेशन फॉर गेन और लॉस ऑन सेल। इक्विपमेंट की कॉस्ट यहाँ तक तो सेम है बुक वैल्यू तक। अब सेल प्रोसीड नहीं पता हमें, लेकिन ये बता दिया कि लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? 45,000। अब जेन्युइन सी बात है, अब ये दिमाग चलाना है। ये तो सेल प्रॉफिट को नीचे आके देखो कैसे निकालेंगे। ये लॉस है तो जाहिर सी बात है मैंने नुकसान करके बेचा है, तो कम में बेचा होगा ना। मेरी चीज़ 2,06,000 की है, अगर ज़्यादा में बेचूंगा तो फ़ायदा होगा और कम में बेचूंगा तो नुकसान होगा, सीधी सी बात है। ये जो नुकसान, ये जो सेल प्रॉफिट है वो कैसे आ जाएगी? इसको माइनस कर दो इसमें से। मतलब इसको बेचा कितने में मैंने? 1,61,400। 1,61,400 मेरी चीज़ थी 2,06,000 की। सवाल में कह रहा है 45,000 का लॉस किया है। तो आप दिमाग चलाना है कि यार लॉस किया है तो जाहिर सी बात है मैंने कम में बेचा होगा तभी नुकसान है ना। मेरी चीज़ थी 2,06,400 की और मैंने नुकसान करके बेचा है तो मैंने कम में बेचा है। अब इसकी एंट्री ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लो, साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि बेहतर रहे। फिर सवाल को भी सॉल्व कर लेना जिस तरह सवाल मांग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या डेबिट क्रेडिट होगा, एंट्री बना लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इक्विपमेंट क्रेडिट डेबिट, और ये सेल प्रोसीड है यानी कि पैसे आएंगे तो डेबिट। तीन चीज़ें डेबिट होंगी। कैश डेबिट होगा आपके पास 1,61,400 से, और एक्यूमुलेटेड डेट डेबिट होगा आपका 93,600 से। लॉस डेबिट होगा आपका 45,000 से। और क्या क्रेडिट हो जाएगा? इक्विपमेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 3,00,000 रुपए से। ये आपका रिकॉर्डिंग इस तरह से हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ साथ में लिख दोगे ना तो डिस्पोजल बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एंट्री मैच है, एक बार चेक कर लिया, हाँ बिल्कुल मैच है। अब हम आगे चलते हैं केस 3 पर। केस 3 है मेरा एक्सचेंज। केस 3 क्या है मेरा? मैंने एक्सचेंज किया है इसी एसिड, इसी तरह के दूसरे एसिड में, और ऊपर पैसे दिए 16,200, और ट्रेड इन अलाउंस नहीं दे रहा। ये नहीं बता रहा कि सामने वाले ने इतनी वैल्यू लगाई, ये बताया कि भाई सामने वाले ने कुछ वैल्यू लगाई है, वो पता नहीं है कितनी है, लेकिन हाँ भाई मुझे इतना पता है कि मुझे 5,000 का लॉस हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही मैं फॉर्मेट को नीचे लेके जा रहा हूँ केस 3 में। केस 3, यहाँ पे हेडिंग डाली आपने केस 3, हेडिंग चेंज की, कैलकुलेशन फॉर गेन ऑन लॉस ऑन एक्सचेंज। ठीक है, इक्विपमेंट यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब सेल प्रोसीड नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड इन अलाउंस, जो अभी हमने पढ़ा भी था बेसिक कॉन्सेप्ट में। ट्रेड इन अलाउंस यानी कि सामने वाले ने कितनी वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पे तो ये बता ही नहीं रहा कितनी लगाई है, लेकिन हाँ ये बता दिया कि 5,000 रुपये का लॉस है। अब 5,000 का लॉस है, देखो ये बता रहा है ना कि भाई सिमिलर टाइप का मशीन से मैंने एक्सचेंज किया है, ऊपर पैसे दिए 16,200, ट्रेड इन लॉस, मुझे लॉस हुआ है 5,000 का। अब यही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने वैल्यू कम लगाई होगी। अगर फायदा होता तो ज़्यादा लगाता, नुकसान हुआ है तो कम लगाई होगी। ठीक है, नुकसान हुआ है तो इसने वैल्यू कम लगाई होगी। डेबिट क्रेडिट किस तरह करेंगे पहले? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था बेसिक में कि याद रखना कि इसके अंदर कैलकुलेशन दो होंगी। एक कैलकुलेशन अब होगी ताकि आप एंट्री सही से बना सको, फॉर कैलकुलेशन फॉर न्यू मशीन कॉस्ट। अब नई मशीन की कॉस्ट निकालने के लिए कैलकुलेशन होगी।
नई मशीन निकालने के लिए। अब दिमाग चलाना है, मेरी चीज इसने कितने में ट्रेड किया है, ये रहा 2,01,400, और मैंने मशीन भी दी और ऊपर 16,200 रुपये भी दिए, ये ऐड हो जाएगा। कैश पेमेंट ऊपर और दी, 16,200 मशीन अपनी दी और 16,200 का कैश भी दिया, ठीक है। यानी कि पुराना मोबाइल दिया मैंने 5,000, फॉर एग्जाम्पल पुराने मोबाइल के 5,000 रुपये लगाए और ऊपर मैंने 3,000 और दिए और नया मोबाइल ले लिया। अभी मोबाइल मेरा 8,000 का हो गया ना, पुराना मोबाइल गया और ऊपर भी पैसे गए, तो ये आ गई नई मशीन की कॉस्ट। अब डेबिट क्रेडिट देखो, इक्विपमेंट जा रहा है तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन खत्म हो रहा है तो डेबिट। बुक वैल्यू और ट्रेड कोई काम नहीं, लॉस डेबिट होता है, ट्रेड का कोई काम नहीं। कैश पेमेंट ऊपर दिए तो क्रेडिट और नई मशीन आई है तो डेबिट। अब जो जो डेबिट है उनको पहले डेबिट कर दो। एंट्री बना रहा हूँ, जरा देख लेना साथ साथ। एंट्री इसलिए बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। न्यू इक्विपमेंट, नया इक्विपमेंट कितने का आया है, 2,17,600 रुपये का, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट पुराने इक्विपमेंट का 93,600, और लॉस हुआ है आपको तो ये भी डेबिट हो जाएगा, गेन होता तो क्रेडिट हो जाता। ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। ये डेबिट हो गया, 1 2 3 डेबिट हो गया, अब क्रेडिट। तो ओल्ड इक्विपमेंट आपका गया है, ओल्ड इक्विपमेंट लिख देना ताकि सामने वाला आसानी से समझ में आए। 3 लाख रुपए का, ठीक हो गया जी। और ऊपर कैश भी दिया है, कैश कितने का दिया है, 16,200। एंट्री मैच करके देख लो, मैच होती है या नहीं होती। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं होगी कोई गलती हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप तरीके से करोगे तो हमेशा मैच होगी। ये हो गई मैच बिल्कुल, ठीक हो गया जी। ये आपकी एंट्री बैलेंस हो गई। अब ज़बरदस्त हो गया, यहाँ तक तीनों केस आ गए। और आप खुद देखें, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, 32 मिनट में अभी सवाल भी सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट भी दे दिए। तो दैट्स मीन कि अगर हम तरीके से काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसने मांगा क्या था, बुक वैल्यू, तो शुरू में हमने निकाली ये रही बुक वैल्यू, निकाली ना ये रही। केस 1 खत्म हो गया, ये पार्ट के अंदर ये करेंगे एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री। अगर ये मांग रहा है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैंने नहीं बनाई थी, ये पार्ट 2 में होगा। एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया 2005 का, तो मैं 1 साल की बनाता हूँ, बाकी आप बना देना। 2005 की मैं बना देता हूँ। डेप एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप क्रेडिट, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, ठीक है। 40,000 रुपये अमाउंट आ गया। अच्छा, 2006 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन, अगर 2005 की कहेगा वो तो बना ली हमने। अब 2006 की कहेगा हम 2006 की भी बना लेंगे। ये आ गया 2006, और ये अमाउंट 2006 में आ जाएगी 1,04,000 रुपये, 1,04,000 रुपये। अगर 2007 की बनाएंगे वो 62,400 से बनाएंगे। एडजस्टिंग आ गई आपको, गुड, शाबाश। एडजस्टिंग एंट्री का डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाना और प्रेजेंट कर देना। अब हम आते हैं क्लोजिंग एंट्री पर। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री सेम यही बनेगी, मतलब ये से मुराद मैं यहाँ उठा लेता हूँ, अमाउंट यही होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और डेप एक्सपेंस क्रेडिट, डेप एक्सपेंस क्रेडिट, अलाउंस फॉर डेप नहीं, डेप एक्सपेंस। अलाउंस फॉर डेप हमारा कॉन्ट्रा एसिड होता है, और नरेशन लिख दोगे टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर ये 2006 की भी बन जाएगी और 7 की भी बन जाएगी। सवाल में आते हैं, और तीसरे पार्ट में कह रहा है ईच केस का डिस्पोजल का डेबिट क्रेडिट करो, जो कि हम साथ साथ करते आ रहे थे। ये केस 1 का बनाया, ये केस 2 का बनाया, और केस 3 का। पेपर में सॉल्व कैसे करना, ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया। पेपर में आप इसी के नीचे डिस्पोजल की एंट्री की हेडिंग डालना, केस 1 की केस 1 में बना देना, केस 2 की केस 2 में नीचे बना देना, और केस 3 का रेफरेंस डाल के केस 3 की बना देना। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बेहद वीडियो पसंद आई होगी, और कोशिश कीजिएगा कि अपने सर्कल के अंदर CLI डिजिटल एकेडमी को बहुत प्रमोट करें
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को आसान अल्फाज में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं। 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस की फील्ड में, और जब मैं इस तरह से आपको गाइड करूंगा प्रैक्टिकल वे में, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें भी अपनी नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा।